अब पॉलीप्रोटिक वीक एसिड की एक और प्रॉब्लम हम कर रहे हैं आज। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 0.1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन इज टेकन। सॉल्यूशन इज टेकन और हमें इसके लिए Ka1 दिया हुआ है 10 की पावर -2, Ka2 10 की पावर -7 और K3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12। K1 का मतलब क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, K2 सेकेंड और K3 थर्ड। 3 आयनाइजेशन कांस्टेंट इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि H3PO4 से 3 H+ निकलने वाले हैं बारी बारी से, ठीक है ना। तो 3 स्टेप आयोनाइजेशन होगा। इसके लिए हमें कह सकते हैं कि देयर इज 3 स्टेप आयोनाइजेशन। और ट्रेंड आप इसमें देख सकते हो कि K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3। ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि जैसे जैसे H+ निकलता जाता है एसिडिटी कम होती जाती है क्योंकि H+ निकल गया। और दूसरा कारण है कॉमन आयन इफेक्ट। पहले स्टेप से H+ जो मिलेंगे वो दूसरे के टाइम कॉमन आयन का काम करेंगे, फिर तीसरे के समय पहले और दूसरे स्टेप के H+ कॉमन आयन का काम करेंगे। तो ये ट्रेंड फॉलो होगा हमेशा। यानी हम कह सकते हैं α1 ग्रेटर देन α2 ग्रेटर देन α3। α1 α2 α3 का क्या मतलब है? α1 फर्स्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, सेकेंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, थर्ड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक। अब अगर मान लीजिए हमसे पहला पार्ट पूछा हो कि व्हाट इज द pH, तो pH निकालने के लिए मुझे H+ 3 स्टेप से कंसिडर करने पड़ेंगे। सबसे पहले H3PO4 टूट के क्या देगा? H+ प्लस H2PO4-, ठीक। इससे मिलेंगे मुझे H+ पहले स्टेप से। इसको मैं नाम दे दूं फर्स्ट स्टेप और इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है K1। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में H2PO4- गिव्स H+ प्लस HPO4-2। दिस इज सेकेंड आयनाइजेशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट है K2। उसके बाद HPO4-2 हमें देगा H+ प्लस PO4-3, थर्ड आयनाइजेशन और इसके लिए कांस्टेंट है K3। अब देखिए हमें तीनों स्टेप से H+ आयन मिल रहे हैं, यहां से भी यहां से। तो कायदे से जब मुझे pH निकालनी है तो आई हैव टू कंसीडर टोटल H+ आयन विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फर्स्ट स्टेप प्लस सेकेंड स्टेप देन थर्ड स्टेप। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम यूज कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। आयनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि अगर हमने वो नहीं किया तो अनड्यू क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे इस केस में मुझे 3 स्टेप से H+ काउंट करने होते। अब यहां से हम वैल्यूज को देख रहे हैं। अगर वैल्यूज को हम एनालाइज करें तो K1 इज ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3। इसका मतलब जो पहली बार टूटेगा वो बहुत ज्यादा टूटेगा, ठीक ना। उसके बाद जब दूसरी बार टूटेगा तो ऑलरेडी H+ एक निकल चुका है तो एसिडिक कम हो जाएगा ये, तो इसकी H+ देने की टेंडेंसी वैसे ही कम है। दूसरी बात, ऊपर से पहले स्टेप के H+ आयन कॉमन आयन का काम करेंगे। इन दोनों वजह से यहां से सेकेंड और थर्ड से मिलने वाले H+ आयनों की संख्या बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। और नेग्लिजिबल होगी तो हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि हम इनको जो है नेग्लिजिबल मान ले और हटा दें, ठीक। और नेग्लिजिबल क्यों माना है हमने? यानी हम ये बोल रहे हैं कि H+ आयन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड स्टेप आर नेग्लिजिबल, ठीक। अब उसका कारण, 2 कारण मैं बता सकता हूं कि H3PO4 की H+ देने की टेंडेंसी H2PO4- से ज्यादा है और इसकी ज्यादा है HPO4-2 से। ये एसिडिक नेचर है, ठीक। क्या कारण है उसका? कि इस पे माइनस चार्ज है तो ये H+ दे भी सकता है और ले भी सकता है। इस पे ज्यादा चार्ज है -2 तो ये ज्यादा टेंडेंसी H+ ले सकता है। तो एसिडिक नेचर धीरे धीरे कम होती जा रही है, पहली बात तो, इसलिए K का वैल्यू भी कम होता जा रहा है। और दूसरी बात है कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ H+ आयन कम होंगे बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ H+ आयन फ्रॉम फर्स्ट स्टेप।
और यहाँ डिक्रीज होंगे बिकॉज ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम फर्स्ट स्टेप एज वेल एज सेकेंड स्टेप। तो सबसे ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तीसरे स्टेप के समय, तो ये सबसे ही कम मिलेगा हमें तीसरे स्टेप के H प्लस आयन से। ठीक, अब कॉमन आयन इफेक्ट से हमने इनको नेग्लेक्ट कर दिया। अब हम इस केस को जब हम पीएच निकाल रहे हैं, केवल हम H3PO4 का पहला स्टेप काउंट कर रहे हैं, यानी हम इसको क्या मान रहे हैं, मोनो एसिडिक बेस मान रहे हैं, मोनो बेसिक एसिड। ठीक, मोनो बेसिक अगर हम मान लें इसे, तो H3PO4 टूट के हमें दे रहा है H प्लस प्लस H2PO4 माइनस। T बराबर 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C, ये 0 0। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो C में से तोड़ा हमने C अल्फा 1। अगर मान लो पहला डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा 1 है, इसका मतलब एक में से अल्फा 1 टूटेगा और C में से C अल्फा 1, तो ये आ जाएगा C अल्फा 1 और ये आ जाएगा C अल्फा 1। सही है। अब मैं यहाँ इन वैल्यूज को रख दूं Ka1 में, क्योंकि मैं पहला H प्लस तोड़ रहा हूं, तो मैं किसकी बात करूंगा, K1 की, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, जो कि कितना है 10 की पावर -2, बराबर होगा C अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1। अब हमारा आगे बढ़ने का तरीका क्या होता था कि हम अप्रोक्सीमेशन करते थे। अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते थे कि हम अल्फा 1 को लेस देन 1 मान लेते थे और 1 माइनस अल्फा 1 को लगभग 1 मान के हटा देते थे। तो फार्मूले में सिर्फ क्या बचेगा, Ka1 बराबर C अल्फा 1 स्क्वायर, यहां रख दूं मैं 10 की पावर -2 बराबर 0.1 अल्फा 1 स्क्वायर। जब आप सोल्व करोगे तो अल्फा 1 आएगा इज इक्वल टू 1/10 का अंडर रूट, और जब आप इसे परसेंटेज वाइज सोल्व करेंगे तो इट इज मोर देन 10%। अब जैसे मुझे पता लग गया कि इट इज मोर देन 10%, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। अगर रॉन्ग हो गया तो फिर हम इस पूरी अप्रोक्सीमेशन को गलत मानेंगे, ठीक है ना। इसको हम डिस्कार्ड करके अब क्या स्टेप होगा हमारा, क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी अपन को, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक से हम बच नहीं सकते, तो हम सोल्व करेंगे यहीं से, इज इक्वल टू 0.1 अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1। अब क्वाड्रेटिक सोल्व करके आप क्या चीज निकालोगे, अल्फा 1। अब जब हम अल्फा 1 निकाल चुके हैं तो अगला स्टेप हमारा है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें कितनी दिखाई दे रही है, C अल्फा। ठीक, तो हम यहां पे रखेंगे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा 1 और उससे हम निकाल लेंगे pH। ठीक, स्टेप समझ में आ रही है सबको। pH कैलकुलेशन करनी थी तो हमने क्या किया, H3PO4 3 स्टेप में टूट रहा था। ठीक, सेकेंड और थर्ड स्टेप से मिलने वाले H प्लस आयनों को हम कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से और K एक कम होने की वजह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, केवल फर्स्ट स्टेप को कंसिडर कर रहे हैं। और जो मोनो बेसिक एसिड हमने पढ़ा था, सेम प्रॉब्लम उसकी तरह सोल्व कर रहे हैं, C माइनस C अल्फा 1 C अल्फा 1 C। और फार्मूला हमारे पास यह आया जिसमें हमने पहले ट्राई किया अप्रोक्सीमेशन। पहले हमें अप्रोक्सीमेशन ही ट्राई करना है ताकि उससे क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है। अगर मान लो मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया और अल्फा की वैल्यू 10% से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब इसको गलत मानेंगे। अब हमें वापस क्वाड्रेटिक से ही सोल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक सोल्व करके यहाँ अल्फा निकालोगे, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, उससे हम pH निकालेंगे। अगर क्वेश्चन सिर्फ pH पूछ रहा होगा तो हम यहीं रुक जाएंगे, ठीक है ना, ये आंसर होगा हमारा। लेकिन सपोज करो क्वेश्चन फॉस्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछ ले या इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछ ले, तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा स्टेप, ठीक है ना। तभी क्वेश्चन जो है वो लेंदी हो जाएगा। तब हमें तीनों, क्योंकि फॉस्फेट आयन तो लास्ट स्टेप में मिलेगा PO4-3, ठीक है, तो लास्ट स्टेप तक हमें पहुंचना पड़ेगा। यानी पहले मुझे अल्फा 1 निकालना पड़ेगा, अल्फा 2, अल्फा 1 यहाँ निकाल चुके हैं, फिर अल्फा 2 निकालेंगे, फिर अल्फा 3 निकालेंगे, तब जाके हमारे पास फॉस्फेट आयन आएगा। तो pH वाले केस में तो अप्रोक्सीमेशन बहुत मदद करेगी और हम सीधा ही आंसर निकाल के यहाँ छोड़ देंगे, इवन दो इट इज पॉलीप्रोटिक एसिड, है ना। लेकिन अगर फॉस्फेट आयन पूछा हो तो फिर बारी बारी से अपन अल्फा 2 और अल्फा 3 कंसिडर करने वाले। तो आप यहाँ से सोल्व करके क्वाड्रेटिक सोल्व करके अल्फा 1 निकालिए, ठीक है ना। 0.27 क्वाड्रेटिक सोल्व करके
इट इज 27%, 0.27, तो ये आ गया 27 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहां से मैं पीएच सीधा निकाल लूंगा 3 माइनस log 27, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया पीएच कैलकुलेशन। दूसरे पार्ट पे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2 एंड PO4 माइनस 3, ये चीज हमें पूछी, ठीक। तो अब हम ये देखें कि फर्स्ट स्टेप से जो मुझे मिला, फर्स्ट स्टेप से मुझे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिली, C∝1, और H2PO4 माइनस भी मुझे क्या मिला, C∝1। अब क्या ये रिएक्शन यही रुक जाएगी? नहीं, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, और सेकेंड स्टेप में कंसिडर कर रहा हूं कि H2PO4 माइनस गिव्स H+ प्लस HPO4 माइनस 2, ये सेकेंड स्टेप। अब इसको एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम मान के हम स्टार्टिंग से सॉल्व करें, तो t इज इक्वल टू 0 पर ये C∝1, ये C∝1 और ये 0, ठीक। अब आगे डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हमने मान लिया सेकेंड स्टेप में α2, तो एक में से कितना टूटेगा, α2, तो C∝1 में से कितना टूटेगा, C∝1 α2, ठीक। अगर इसका आपको आइडिया है तो इक्विलिब्रियम पे C∝1 में से मैंने हटाया C∝1 α2, इधर आया C∝1 प्लस C∝1 α2, और इधर आया C∝1 α2, सही है। इसको मैं क्या लिख देता हूं, C∝1 1 माइनस α2, इसको मैं लिख देता हूं C∝1 1 प्लस α2, और इसको ऐसा कैसा लिख देता हूं C∝1 α2। अब ये सारा एक्सप्रेशन सीधा रखने की बजाय हम अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करते हैं, है ना। और अप्रोक्सीमेशन ये है कि इफ α2 इज लेस देन 1, लेस देन 1 यानी मैंने क्या मान लिया, नेग्लिजिबल, और नेग्लिजिबल मानते ही अगर α2 नेग्लिजिबल है तो 1 माइनस α2 लगभग 1 के बराबर ही होगा। अगर α2 1 के कंपेयर में नेग्लिजिबल है तो एक में से ये टर्म घटाऊंगा तो लगभग 1 के बराबर ही आएगी, और 1 प्लस α2 भी लगभग किसके बराबर आएगी। तो इक्विलिब्रियम पर मैं ये दोबारा लिख लूं, C∝1 हो जाएगा, ये C∝1, ये C∝1 α2, समझिए बात को। ये मैंने यहां पे ये बना दिया, ये यहां पे ये बन गया, और ये यहां पे ये। अब अगला काम हमारा क्या है कि हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट K में रख दें, ठीक है। अब K में कैसे रखते हैं, अब देखिए सेकेंड स्टेप से हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, C∝1 और C∝1 α। अब मैं K2 के एक्सप्रेशन में रख दूं, K2 क्या होगा, H+ इंटू HPO4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई यहां पर H2PO4 माइनस, सही। अब यहां मैं वैल्यू पुट कर दूं, H+ की कॉन्सेंट्रेशन C∝1, ये C∝1 α2, और ये आ गया C∝1, कैंसिल होके आ गया C∝1 α2, ठीक है। और K1 की K2 की वैल्यू क्या थी, 10 की पावर -7। मैं इसे सोल्व करूं, C की वैल्यू मेरे पास है 0.1, α1 0.27, α2 निकालना, तो बताइए α2 कितना आएगा, लगभग इसको अपन 25 मान के सोल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, बताइए। यहां से जो है 40 इंटू 10 टू द पावर -7 या 4 इंटू 10 टू द पावर -6 के आसपास, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। अब अपन यहां से ही देखें कि इसका मतलब कितना हुआ, 4 इंटू 10 टू द पावर -4%, यानी कितना हो गया 0.0004%। अब देखिए पहले वाले स्टेप में कितना परसेंट टूट रहा था, 27%, लेकिन दूसरे स्टेप में कितना टूटा, 0.004%, जो कि बहुत ही कम है। बहुत कम होने की वजह हम जान चुके हैं, बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट, और K का वैल्यू कम होने की वजह से ये कम है, ठीक है। इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेशन जो है करेक्ट है,
अगर मान लो ये 10% से ज़्यादा आ जाता तो हम क्या करते, फिर हम वापस यहाँ पहुँचते और जो हमने ये अप्रोक्सीमेशन किया है इसको गलत मानते और इसी से सोल्व करने लग जाते। मतलब यही वैल्यूज हमें किस में रखनी थी कि अगर ये 10% से ज़्यादा आता। समझ गए बात को? ठीक है, तो अल्फा 2 हमारे पास नेग्लिजिबल आ गया। अब इसके बाद अगर फॉस्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछिए तो फिर कैसे बढ़ेंगे। अब तीसरा स्टेप कंसिडर करो। थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि HPO4- टूट कर क्या देगा, H++ फॉस्फेट आयन। ठीक, T=0 पर अब बताइए इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी लूंगा। पिछले स्टेप से आया, पिछले स्टेप से कितना है, C-α1 α2। H+ कितना लूं, C-α1 और फॉस्फेट आयन 0। अब इसका कुछ अमाउंट खत्म करवाना है अपन को, ठीक है। तो उसके लिए मुझे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना दिया हुआ है = α3। क्या मतलब निकलेगा इसका कि एक में से α3 टूटेगा तो C-α1 α2 में से कितना टूटने वाला है, C-α1 α2 α3। समझ गए बात हो? तो ये अपन यहां से डिक्रीज करेंगे, माइनस करेंगे और इधर बनाएंगे, ठीक है ना। वो उधर देखते हैं। PO4-2 से H++ PO4-3, ये C-α1 और ये 0। और इक्विलिब्रियम पे हमने इसे लिखा C-α1 α2 C-α1 α2 α3। इधर लिखा C-α1 प्लस C-α1 α2 α3 और ये C-α1 α2 α3। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C-α1 α2 1 - α3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C-α1 1 + α2 α3। और ये ऐसा का ऐसा C-α1 α2। अब ये चीज हम जान चुके हैं कि α2 जो कि बड़ा होगा α3 से, और यही नेग्लिजिबल था। इसका मतलब ऑब्वियस है कि α3 भी क्या मानना पड़ेगा, नेग्लिजिबल। ऑब्वियस ही बात है, जब दूसरा आयोनाइजेशन इतना कम आया है तो तीसरा तो उससे भी कम आने वाला है। और उसकी वजह क्या है, K3 का वैल्यू बहुत कम है और दोनों स्टेप से आने वाले H+ आयन कॉमन आयन का काम कर रहे हैं। तो अगर ये नेग्लिजिबल है तो 1 ग्रेटर देन α3 मान लें, तो 1 - α3 लगभग कितना मान लूं, और 1 + α2 α3 ये वैल्यू भी बहुत कम होगी, लगभग क्या मान लूं। अगर मैंने लगभग 1 मान लिया तो इक्विलिब्रियम पर ये बन जाएगा C-α1 α2। ये चीज कितनी बन जाएगी, C-α1। और ये चीज ऐसे कैसे, C-α1 α2 α3। मुझसे ये पूछा है फॉस्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर फॉस्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछी जाएगी तो तीनों अल्फा पता होना चाहिए, तो तीनों स्टेप को सोल्व करना पड़ेगा आगे बढ़ के। अब आप ये देखिए इस स्टेप को मैं कहाँ जमाऊं, इन एक्सप्रेशंस को K3 में। K3 क्या लिखूंगा मैं, H+ × PO4-3 डिवाइडेड बाई नीचे आएगा HPO4-2। अभी एक्सप्रेशन अपन यहां से उठा के वहां रख दे, क्या आएगा, C-α1 × C-α1 α2 α3 अपॉन इधर C-α। सोल्व करने पे आया C-α1 α2 α3 Ka3। तो मैं सीधा ही लिख सकता हूं ना आंसर। मुझे चीज निकालनी है तो K3 के बराबर ही होगी 10⁻⁻12। लेकिन अगर α3 भी पूछ लिया जाए तो ये 0.1, ये 0.27, ये कितना आया है, C-α1 α2 सॉरी। तो यहां से C-α1 α2 ये कैंसिल होने के बाद कितना बचा, C-α1 α3। ठीक, K3 की वैल्यू 10⁻⁻⁻1। तो ठीक है ना, ये वैल्यू अपन C-α1 α2 रखेंगे, ये उधर C-α1 α2। C की वैल्यू 0.1, ये लगभग 0.25 मान लेता हूँ सोल्व करने के लिए। और α3 कितना आ गया, 4 × 10⁻⁻6। तो बताइए α3 कितना आ जाएगा, ये -12 है,
अरे सॉरी, थोड़ा सा आज अल्फा 3 बताइए। 4 इंटू 10 टू द पावर -11, तो ये लगभग ये 4 इंटू 10 टू द पावर -9% हो गई। अब अपन कंपेयर कर लेते हैं कि अल्फा 1 था 27%, अल्फा 2 और डिक्रीज हो गया, कितना आ गया था 0.004%, डिक्रीज हो गया, बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है। और उसके बाद ये अगर तीसरा अल्फा 3 देख रहे हैं तो और भी बहुत कम हो गया। अब हम क्या करें, मान लो पीएच हम लास्ट में कैलकुलेट करने वाले थे। हमने इस क्वेश्चन में पीएच क्या कैलकुलेट किया फर्स्ट स्टेप में, अप्रोक्सीमेशन मान के। आयनिक की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप्रोक्सीमेशन। अगर बच्चे को वो क्लियर नहीं है तब उसे आयनिक में सोल्व तो कर लेगा हर प्रॉब्लम, लेकिन हर प्रॉब्लम में हर स्टेप में उसे दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करता हूँ ना चलूँ तो मुझे हर जगह क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ेगी, है ना, और अनड्यू क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, वैसे लेंदी है ना। तो इस केस में यहाँ पर अगर मैं H प्लस निकालने वाला हूँ तीनों स्टेप से, तो H प्लस फर्स्ट स्टेप से, H प्लस सेकेंड स्टेप से और H प्लस थर्ड स्टेप से। अब आप ये देखना कि ये चीज जो है फर्स्ट स्टेप से कितना मिला था C अल्फा 1, दूसरे से C अल्फा 1 अल्फा 2 और तीसरे से C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अगर आप वैल्यू रखोगे तो ये दोनों टर्म बहुत ही कम आने वाली न्यूमेरिकली, ठीक है ना। बता दीजिए कितना आएगा। ये तो आएगा 27 10 टू द पावर -3 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2 10 टू द पावर कितना आगे शुरू में 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो मैं तो ये C अल्फा 1 अल्फा 2 पूछ रहा हूँ ना, तुमसे कोई और वैल्यू थोड़ा पूछ रहा हूँ मैं। C 0.1 है, अल्फा 1 0.27 है, अल्फा 2। सर क्या कर रहा है बार बार बेवकूफों की तरह, है ना। कैलकुलेट करके आंसर बताओ। 10 टू द पावर -5 और इधर -6। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन, बहुत अच्छी तुम्हारी। आगे C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, फोर इंटू 10 टू द पावर, डाउट है वैसे तो मुझे भरोसा नहीं तुम लोगों पे, तो मैं सही कैलकुलेट कर लिया होगा। चलो जो भी है, जो भी तुमने सही किया हो गलती, चलो ठीक है, छोड़ो इसे। मैं तो ये चीजें ना यहाँ से देख लो वैल्यू, कि ये वैल्यू के कंपेयर में ये दोनों बहुत ही कम होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन में। तो यही चीज सेम हम किसमें कर चुके थे, पहले स्टेप में पीएच निकाले थे, समझ बात हो। तो वहां हमने इसको पहले हटा दिया था और पीएच हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर ली थी, इसको मोनो बेसिक एसिड मान के, ठीक। तो अगर पीएच पूछा जाएगा तो केवल पहले स्टेप को कंसीडर करना होगा। कुछ बोलना चाह रहा है, बोल फटाफट। C अल्फा 1 अल्फा 2, हाँ एक K2 की वैल्यू है, तो 10 की पावर -7 ही आएगी। सही बात है, बिल्कुल सही, अच्छा है, बहुत अच्छा। चलो आगे जो है, यहाँ पे जो है देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन ना करूं तो क्वेश्चन जो है मुझे यहाँ तक सोल्व करके फिर यहाँ के हम देख रहे हैं कि ये वैल्यूज बहुत कम है कंपैरेटिवली, इनको अगर मैं जोड़ के सोल्व करूंगा तो आंसर वही आना है लगभग, ठीक है। तो पहली स्टेप ही डोमिनेटिंग है, पहली स्टेप से H प्लस जो मिल रहा है वही डोमिनेटिंग है। तो सेकेंड और थर्ड से मिलने वाले H प्लस को हम नेग्लेक्ट करके हटा दें। लेकिन अगर मुझसे फॉस्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली तब तो मुझे तीनों निकालने पड़ेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, और यहां तक ही जाना पड़ेगा सोल्व करने के लिए, है ना। उसके बाद हम यहाँ वैल्यू रखकर C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 निकाल लेंगे, जो कितना आ रहा है लगभग 4 इंटू 10 टू द पावर -50, ठीक है। अब इतना लंबा क्वेश्चन जज में कर चुके हैं, कैसे इसमें
अब हम देख रहे हैं पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन फॉर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड अगर हम मिला रहे हैं, ठीक है, दोनों ही H+ देते हैं, ठीक है ना। हम इससे पहले एक प्रॉब्लम कर चुके हैं जब हम मिक्सचर लेते थे स्ट्रॉन्ग एसिड का, और हमने उस केस में क्या फार्मूला यूज किया था, N1V1 + N2V2 से सोल्व कर दिया। अगर सारे ही क्या हुए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक, लेकिन अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों ही हैं, फिर उस केस में हमें कैसे सोल्व करना है ये हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं बता दूं कि दोनों H+ दे रहे हैं, ये कम टूटेगा, ये ज्यादा टूटेगा। तो हम दो तरह की प्रॉब्लम करेंगे। पहली प्रॉब्लम में करेंगे कि मान लो इनकी कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर ली जाए, तो कॉमन आयन इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, वीक एसिड के ऊपर, थ्रू स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसका आयोनाइजेशन पहले से भी कम हो जाएगा। यानी कि हम इससे मिलने वाले H+ आयनों को नेग्लेक्ट मान के सोल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। वो हम क्वेश्चन से ही देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं इसमें। सबसे पहले 0.2 मोलर CH3COH सॉल्यूशन इज टेकन, और ये K इसका 2 × 10⁻⁻⁵। मैं इससे पूछ रहा हूं अल्फा क्या होगा। अब ये वाली प्रॉब्लम ये नहीं है, ये मैंने प्रॉब्लम लिखी है मोनो बेसिक वीक एसिड की। ये इसलिए लिखी है कि हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि मैंने कॉमन आयन इफेक्ट में ये स्टेप बोला था कि अगर मैं कहीं से कॉमन आयन डाल देता हूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा फर्दर डिक्रीज करने वाला है। यह मैथमेटिकली समझेंगे, यानी पहले हम अकेला ये एसिड लेकर इस पे कॉमन आयन इफेक्ट देखते हैं कि अल्फा ये कितना हो जाएगा, √K/C, ये हो जाएगा √2 × 10⁻⁻⁵/0.2। कितना हो गया ये, √10⁻⁻⁴ 10⁻⁻² बराबर 1%। अब आप ये देखो, अकेला ये एसिड कितना टूट रहा है, 1%, ठीक। लेकिन अगर मैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दूंगा तो ये उससे भी कम टूटेगा ना। क्या वजह होगी, कॉमन आयन, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली करने वाले हैं। इन ए बीकर 0.2 मोलर CH3COOH and 0.2 मोलर HCl are taken. ठीक, और हमें Ka दे दिया 4CH3COOH। देखो, आयनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि किसकी प्रॉब्लम। ये बच्चों को सब ज्यादा दिक्कत आती है। अगला स्टेप तो बाद में है कि हम उसके लिए क्या फार्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है, वो तो सेकंड है। पहला तो ये पहचाने कि ये प्रॉब्लम है किसकी, ठीक है। तो देखो, दोनों H+ दे सकते हैं तो दोनों एसिड है, और K सिर्फ इसका दे रखा है तो ये वीक एसिड है, और जिसका नहीं दे रखा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहला काम है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। अब आइडेंटिफाई करने के बाद सपोज करो मुझसे पूछा जाता पहले पार्ट में पीएच बताइए। अब पीएच निकालने के लिए मुझे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी। वो मुझे दो जगह से मिलने वाले थे H+ टोटल। कहाँ से मिलने वाले थे, H+ कहाँ से, HCl से, और H+ कहाँ से, CH3COOH से। यानी मुझे दोनों से स्टेप से मिलने वाले H+ चाहिए थे। अब हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए कि हम ये मान लें कि ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड है तो इससे मिलने वाले H+ आयन में क्या मान लूं, नेग्लिजिबल। और H+ आयन HCl से कितने मिलेंगे बताइए। यहां से ये कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, तो HCl से H+ कितने मिलने वाले हैं, 0.2 से कितना मिलेगा, 0.2। तो इसका मतलब ये 0.2 हो गया बराबर 2 × 10⁻⁻⁴। तो बताइए पीएच क्या हो गई, 1 माइनस log 2। ये आंसर हो गया यहीं पर। यानी पीएच वाले केस में
हमने एसिटिक एसिड को कंसिडर ही नहीं किया और HCl से ही क्वेश्चन सोल्व कर लिया। समझ बात? लेकिन अगर वो क्वेश्चन को आगे बढ़ाए, अगर वो इसका अल्फा पूछ ले, तब तो अपन वो आगे जाना पड़ेगा, या इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पूछ ले, एसिटेट आयंस की। तो अब हम अल्फा कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर दूसरा पार्ट उसने पूछा है कि व्हाट इज द अल्फा, अल्फा फॉर CH3COOH। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसे। कॉमन आयन इफेक्ट, HCl टूट के क्या दे देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, और CH3COOH भी टूट के क्या देगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अब इनमें एक आयन कॉमन है, कौन सा है, H प्लस, तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा। किसका इफेक्ट किस पे होगा, ये इस पे इफेक्ट डालेगा। यहां साइन सिर्फ सिंगल एरो का लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस पे एरो दोनों लगाया है क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड। अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं इसकी T इज इक्वल टू 0 पर। ये कॉन्सेंट्रेशन C मान लू या 0.2 है, ये 0 है, और H प्लस कितना है, 0। 0.2 कहां से आया, HCl से। इक्विलिब्रियम पे 0.2 में से कितना तोड़ दूं, 0.2 अल्फा, या अल्फा 1 मान लू, C में से C अल्फा, ये कितना हो जाएगा, 0.2 अल्फा 1। ये इतना खत्म करवा रहा हूं, ये इतना बना रहा हूं क्योंकि स्टोइकोमेट्री 111 की, और ये कितना बन जाएगा, 0.2 प्लस 0.2 अल्फा। अब आगे जाके मैं अप्रोक्सीमेशन मानूंगा, ठीक है ना, उसको मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, ठीक है ना, उसको बाद में हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। मैंने क्या किया, इस टर्म को और इस टर्म को नेग्लिजिबल मान लिया यहीं पर, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, ये टर्म 0.2 बन जाएगी, ये 0.2 अल्फा 1 और ये 0. इसको मैं एक्सप्रेशन में रख दूं K में, 2 × 10⁻⁻5 बराबर, यहाँ क्या आएगा, H प्लस इंटू CH3CO माइनस अपॉन CH3COOH। अगर आप यहां रख दो इसे, इस सारे डेटा को, क्या बचने वाला है, अगर मैं यहां वैल्यू रख दूं 0.2 इंटू दिस अपॉन दिस, तो 0.2 अल्फा 1 बचेगा ना। बताइए अल्फा 1 कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁴, है ना। अब तो अपना मुंह बन रहा है 0.001%। अब हम ये चीज एनालाइज करते हैं, HCl की प्रेजेंस में जो एसिटिक एसिड है उसका आयोनाइजेशन कितना आ रहा है, 0.001%। जब हमने HCl नहीं डाला था, यहां से स्टार्ट करते हैं, -0.01%, ठीक है ना। इधर आते हैं, जब हमने HCl नहीं दिया था तब अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही थी, 10⁻⁻2 यानी 1%, केवल 1% टूट रहा था। लेकिन जब हमने HCl ले लिया इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl से मिलने वाले H प्लस आयनों की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट हुआ, और एसिटिक एसिड का अल्फा जो हमने कैलकुलेट किया है फर्दर डिक्रीज हुआ। अब आप यहां से इस चीज को क्रॉस वेरीफाई भी करोगे। क्रॉस वेरीफाई ये कि अगर मैं इसको यहां रखूं वापिस, तो 0.2 के कंपेयर में नेग्लिजिबल होगा ना, तो वेरीफाई भी करके देखना है भाई, यहां तक तो ये सही है क्योंकि 10% से कम है तो सही मानूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम यहीं पे रुक जाएंगे, हम यहां भी वेरीफाई करके देखेंगे। ये अभी अगले प्रॉब्लम से समझ में आएगा आपको, ठीक। तो यहां से मैंने रखा और ये निकाल लिया। अब मैं इसको जो पीएच मैंने निकाली थी उसको वेरीफाई कर रहा हूं। मान लीजिए हम पीएच वहां पहले स्टेप में सीधा नहीं निकालते, हम क्या करते, दो जगह से H प्लस निकालते टोटल। कौन से स्टेप से, पहले स्टेप से HCl से और दूसरे स्टेप से H प्लस से CH3COOH। HCl से क्या मिलता, 0.2, और एसिटिक एसिड से कितना मिलता, 0.2 अल्फा 1। बताइए क्या आ जाता, ये 0.2 प्लस अल्फा 1 की वैल्यू रख दूं
2 इंटू 10 टू द पावर -5। अब इसको जोड़ने का कोई फायदा नहीं था। अगर आप मैथमेटिकली सोल्व करोगे तो 0.2 में ये चीज जोड़ोगे तो नेग्लिजिबल होगी। तो हटा के हमने पीएच सीधा ही क्या लिखा कि पीएच इज इक्वल टू 1 माइनस। ये बात समझ में आ गई सबको? अप्रोक्सीमेशन का रोल, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं करता तो मैं H प्लस दोनों स्टेप से निकाल के लास्ट में पहुंचता, फिर मैं देखता कि यार दूसरे स्टेप से मिलने वाले H प्लस आयन, किससे मिलने वाले H प्लस आयन? एसिटिक एसिड से मिलने वाले H प्लस आयन, नेग्लिजिबल है। बाद में फिर मैं इसी को कंसिडर करके आंसर निकालता, तो वही चीज हमने शुरू में ही कर दी और अप्रोक्सीमेशन मान के पीएच निकाली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आयनिक में अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन बहुत सावधानी से करना होता है। पहला तो मुझे स्टेप पता लगी गया कि अल्फा जो है वो कम है, लेकिन हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें गड़बड़ हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.2 मोलर एसिटिक एसिड and 2 into 10 to the power -6 molar HCl are taken और K दे दिया 2 into 10 to the power -5। पहला पार्ट मुझसे पूछ लिया पीएच बताइए। अब पीएच बताने के लिए पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया हमने, किसकी प्रॉब्लम है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जो पहला क्वेश्चन हमने इससे पहले किया है उसमें हमें ये पता लगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ मानने हैं, वीक को हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पीएच निकालने के लिए H+ दो जगह से कंसिडर करने, एक तो कहाँ से? HCl से, और एक कहाँ से? CH3COOH से, ठीक। HCl से मिलने वाले कितने होंगे? 2 into 10 to the power -6। अब अगर मान लो मैं इसको यही नेग्लेक्ट कर दूंगा, ठीक, तो पीएच का वैल्यू क्या आएगा? 6 - log2। ये आंसर रॉन्ग आने वाला है। अब ये रॉन्ग क्यों है उसकी वजह समझ लो। रॉन्ग ये इसलिए है क्योंकि हमने जो दोनों एसिड लिए हैं, ठीक, उनमें हमने HCl का सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट लिया हुआ है, यानी कि जो पहला स्टेप, पहला क्वेश्चन था, वैसा तरीका हम तभी करेंगे जब एसिड, दोनों एसिड जो दिए हुए हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लगभग कंपेरेबल हो। अगर लगभग बराबर ही होगी तब तो मैं वीक को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन यहां पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को बहुत डाइल्यूट, 3 केस बनेंगे। देखो 3 केस कौन कौन से बनेंगे? लगभग ये दोनों बराबर हो, वो पिछला केस बन गया। अगर ये लगभग दोनों बराबर है तो पिछला केस हो गया जिसमें हमने नेग्लेक्ट किसको कर दिया था? इसको। अगर मान लो ये बहुत डाइल्यूट हो और ये कॉन्सेंट्रेटेड हो, तब तो सोचना ही नहीं है। अगर ये बहुत डाइल्यूट होगा, ऊपर से वीक एसिड है, तो इसको देखना ही नहीं है अपन को, सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत डाइल्यूट ले लिया गया है, ठीक है, तो फिर हम अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, ये चीज रॉन्ग हो जाएगी। अब इस केस में कैसे सोल्व करना है ये देखना। हमें देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड क्या दिया हुआ है मुझे। ये दिया हुआ है 0.2, सही है, और कॉन्सेंट्रेशन HCl मुझे दिया हुआ है 2 into 10 to the power -6, और ये 100% टूट के मुझे क्या दे देगा? H+, कितना दे देगा? 2 into 10 to the power -6, ठीक। तो HCl तो तुरंत टूट जाएगा, उस पर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ किस पे पड़ने वाला है कॉमन आयन इफेक्ट? एसिटिक एसिड। अब हम स्टेप वही कंसिडर कर रहे हैं, तरीका हमारा बिल्कुल वो का वही है कि एसिटिक एसिड को तोड़कर क्या बना दें? CH3CO- प्लस H+, सही है। T = 0 पे मैं क्या लिखूं? ये 0.2 है यहां से, ठीक, ये 0 है। H+ कितना है? 2 into 10 to the power -6। ये किससे मिला है मुझे? फ्रॉम HCl। अब अगला स्टेप हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पे 0.2 में से कितना तोड़ू? 0.2 अल्फा 1। यहां से कितना हो जाएगा? 0.2 अल्फा 1, और ये हो जाएगा 2 into 10 to the power -6 प्लस 0.2 अल्फा, ठीक।
अब अगर मैं यहाँ से सपोज करूँ अप्रोक्सीमेशन में मान लेता हूँ कि यहाँ से ये वाली टर्म जो है इसको मैं मान लूँ कि 0.2 1 माइनस अल्फा 1, ये हो गया 0.2 अल्फा 1, और ये टर्म कितनी हो गई 0.2 अल्फा 1, और इधर कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 की पावर। चलो इसको अपन है ना एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं और इसको जो है यहाँ ऐसे लिखकर मैं अप्रोक्सीमेशन करना चाह रहा हूँ कि मैं इस टर्म को जो है नेगलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इससे वाली प्रॉब्लम में, इससे पहले वाली प्रॉब्लम में हमने इस चीज़ को नेगलेक्ट किया था इसके कंपेयर में, ठीक है ना। अब ये स्टेप गलत है, ये कैसे गलत है ये भी देख रहे हैं। हमने क्या किया, इसको लगभग अगर अल्फा 1 लेस देन 1 है तो ये चीज को मैं लगभग 0.2 रख दूं। अब मैं के में वैल्यू में रखूंगा इसे, के बराबर 2 इंटू 10⁻⁻5 बराबर क्या आएगा h प्लस इंटू CH3CO माइनस अपॉन क्या आने वाला है CH3COOH। अब बताइए क्या क्या वैल्यू रखूं मैं इसे, ये हटा चुका हूं मैं, ये वैल्यू आई h प्लस की 0.2 अल्फा 1, ये आ गई 2 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे कितना आ गया 0. बताइए कितना हुआ सॉल्व करके अल्फा 1 बराबर कितना आया 10, मतलब कितना परसेंट बन गया, ये 1000% बन गया। सरासर गलत है बोलो, मतलब ये तो होने का चांस ही नहीं है। इवन दो कि अगर मान लो अब इसको जो है ये तो गलत है ऑब्वियसली, यानी अप्रोक्सीमेशन गलत है, मैं साफ पता लग गया, ठीक है ना। लेकिन हो सकता था किसी प्रॉब्लम में ना है पता लगता, हो सकता है 10% से कम आ जाता। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को कंसिडर करके देखें कि यहां से जो है इस अल्फा 1 को अगर मैं यहां पुट करूं, ध्यान से देखना कि ये स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 0.2 अल्फा 1, मैं इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं। अगर ये आंसर आया मेरा तो 2 इंटू 10⁻6 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, बोलो। नेग्लेक्ट हम किसको कर सकते हैं, तो ये गलती क्यों हुई है, क्योंकि जो एसिड मैं ले रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, यानी मैं उसके H प्लस आयनों के कंपैरिजन में एसिटिक एसिड के H प्लस आयनों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। वो मैं तभी कर सकता था जब HCl और एसिटिक एसिड दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर सी होती। समझिए बात। तो अब आगे कैसे बढ़े अपन, आगे बढ़ने का तरीका ये है कि हम अप्रोक्सीमेशन को रॉन्ग मान चुके हैं, तो ये एक्सप्रेशन सीधे उठा के रख दें, है ना। उसमें भी मैं आगे एक जगह और अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, CH3COH CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अब मैं यहाँ इक्विलिब्रियम पे लिख चुका हूँ 0.2 1 माइनस अल्फा 1, यहाँ लिख चुका हूँ 0.2 अल्फा 1, और यहाँ 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 0.2 अल्फा 1। सही है। अब की बार मैं क्या करता हूँ, इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ सेकेंड स्टेप में, ठीक ना। अब इसके बाद भी चेक करना है मुझे, ऐसा नहीं कि ये आंसर आने वाला है। हम आगे जाके अल्फा को फिर चेक करेंगे, तो अगर ये नेग्लिजिबल होगा और इसे 0.2 के बराबर मान लूं लगभग, इफ अल्फा 1 इज लेस देन, तो यहां से के ए बराबर 2 इंटू 10⁻⁻5 बराबर आ जाएगा 0.2 अल्फा 1 प्लस 0.2 अल्फा 1 अपॉन 0.2। ये एक्सप्रेशन बना, ठीक है। अब सोल्व करके बताइए ये कितना हो जाएगा, अल्फा 1 बराबर 10⁻⁻2 बराबर कितना 1% आ गया। अब 1% तो करेक्ट है, बोलो। अच्छा 1% करेक्ट है। अगर मैं चाहता अप्रोक्सीमेशन नहीं मानता, मैं सीधा इनको उठा के ही रखता, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि जो है प्रॉब्लम थोड़ी आसान हो जाए, क्वाड्रेटिक सोल्व ना करनी पड़े मुझे, ठीक ना। अब मैंने ये देखा कि ये अब
इस प्रॉब्लम को, इस आंसर को मैं यहां रख के देखूंगा कि क्या ये मैंने सही माना है। 2 × 10⁻⁻6 के साथ में है 0.2 अल्फा 1। अल्फा 1 रखूं यहाँ पे तो ये 2 × 10⁻³ आ जाएगा। 2 × 10⁻³ के कंपैरिजन में मैं 2 × 10⁻6 को कम मान सकता हूँ, नेग्लेक्ट मान सकता हूँ, और नेग्लेक्जिबल मानने की टर्म है 10:1 का रेशो। अगर मैं वापस ये यहां रख दूं तो ये 1000 का रेशो आएगा इनमें लगभग। तो कोई भी चीज 10 गुना या 10 से बड़ी होगी, डेफिनेटली उसको कंपेयर में उसको नेग्लेक्ट कर ही देंगे। तो मैंने ये जो माना है ना, ये मैंने करेक्ट मान लिया है, ये क्रॉस चेक किया। अब क्रॉस चेक करने के बाद अब मैं H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखूं। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻6 प्लस 0.2 अल्फा 1 यहां रखूं तो 2 × 10⁻6 प्लस 2 × 10⁻³ ये टर्म हटा दूं। pH कितनी आई? pH आई 3 माइनस log 2। pH कितनी आई? 3 माइनस log 2। ऊपर लिखूं क्या? ये जो है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मैं ऊपर लिख रहा हूं। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन थी अपने पास 2 × 10⁻6। ये किससे था? HCl से। और इधर 0.2 अल्फा 1 ये किससे था? फ्रॉम एसिटिक एसिड। अब जब मैंने यहां वैल्यू रखी तो 2 × 10⁻6 प्लस 2 × 10⁻³ में ये नेग्लेक्ट कर दिया। अब बताओ pH का आंसर क्या आने वाला है? pH इज इक्वल टू 3 माइनस log 2। अब इस प्रॉब्लम को दोबारा से देखते हैं, ठीक है ना। देखो यहां पे HCl की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इट इज वेरी मच डाइल्यूट, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे ने ये चीज कंसिडर नहीं की और उसने ये मान लिया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है पूरा टूट जाएगा और ये वीक एसिड है कम टूटेगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देता है। अगर बच्चे ने इसको नेग्लेक्ट करके यहां से HCl को कंसिडर किया तो आंसर उसका क्या आना चाहिए? 6 माइनस log 2। जबकि लास्ट में आंसर कितना आ रहा है? 3 माइनस log 2। तो आंसर में बड़ा फर्क है, बोलो। अब हमसे यहां गलती क्यों हो गई है? क्योंकि ये चीज बहुत कम देगी H+ आयन, जबकि एसिटिक एसिड इससे ज्यादा दे देगा। भाई आप सिंपल सी बात अपन कंसिडर करें, एसिटिक एसिड में 1000 लीटर ले लूं सॉल्यूशन और HCl का मैं केवल 10 ml लूं, तो क्या HCl पावरफुल हो जाएगा उससे ज्यादा? नहीं होगा ना, बोलो। अगर बहुत डाइल्यूट, मैं एग्जांपल सही नहीं लिया, अगर मान लो मैं 1 मोल एसिटिक एसिड को 1 लीटर पानी में घोल दूं, ठीक। अगर मैं 1 मोल ही HCl लूं और उसको 10,000 लीटर वाटर में डिसोल्व करा दूं, तो आपको क्या लगता है कहां पर pH ज्यादा होगी? एसिटिक एसिड। ये भी तो फर्क पड़ेगा ना। हम बोलते हैं HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लीजिए अपन किसी नदी में 1 मोल डाले है HCl, तो क्या उसकी pH एकदम 1 या 2 हो जाएगी? क्या कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यही प्रॉब्लम हम कर चुके थे वेरी डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड में। वेरी डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड में pH 7 के क्लोज थी, समझ बात हो। और वहां पर इवन हमने एक कंसिडर किया था कि वाटर के H+ को भी कंसिडर किया था, यानी वहां वो इतना वीक हो गया था कि वाटर को भी कंसिडर करना पड़ रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही केस है। ये इतना वीक है कि हमें इसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए हम आगे बढ़े, CH3COH से CH3CO माइनस H+ HCl से मिल गया इतना, ये 0.2 लिया शुरू में, ये 0। 0.2 में से कितना खत्म कराया हमने? 0.2 अल्फा 1। ये कितना बन गया? 0.2 अल्फा 1, और इधर बन गया 0.1। अब मेरे पास 2 स्टेप्स है, या तो मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट मानूं या इसको मानूं। तो मैंने पहली बार में किसको नेग्लेक्ट मान लिया? इसको, जो कि कौन से किससे मिल रहे थे? एसिटिक एसिड से। नेग्लेक्ट करते ही ये टर्म आ गई। अगर मैं और इसे नेग्लेक्ट कर दिया, अल्फा 1 को लेस देन 1 माना, तो ये आ गया 0. अगर मैं यहाँ रखूँ, सोल्व करूँ, तो मेरे पास अल्फा आ गया 10, यानी कि 1000 पर, जो कि गलती है। इवन दो अगर ये मान लो 20% भी आता है या 30% भी आता, तब भी गलत मानते, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन की लिमिट हमारी क्या है? 10%।
तो 10% से तो ज्यादा आना ही नहीं चाहिए। ठीक, अब हमने क्या किया, इस केस में हमारे पास जैसे ही आया 10%, 1000%, तो हमें इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे ही रखना है। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल एक्सप्रेशन में रखूं तो क्वाड्रेटिक मेरे पास बननी है, या तो आप यहीं रुककर इसी से सोल्व करके आंसर निकाल दो। लेकिन फिर मैंने क्या किया, आगे एक बार और अप्रोक्सीमेशन किया, उसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन बेझिझक कर लो आप कहीं भी, बस उसे क्रॉस चेक करते हुए चलना। अब हमने अब की बार किसको नेग्लेक्ट कर दिया, पहले हमने इसको नेग्लेक्ट किया था, अब किसको कर दिया, तो टर्म कौन सी बच गई, और इसको तो हटा दिया हमने 1 माइनस अल्फा 1 को 1 मान के। सारे एक्सप्रेशन को रखूं मैं तो अल्फा 1 आ रहा था 10 की पावर -2 1%, तो सही है। अब इसको मुझे यहां रखकर भी चेक करना है कि सही है कि नहीं। अब वो कैसे चेक कर रहा हूं मैं कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गई 2 × 10⁻⁻6 प्लस 0.2 अल्फा 1। अल्फा 1 उठा के मैंने रखा तो ये चीज आ गई। अब इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट है ना, इसका मतलब मैंने सही किया। अगर ये नेग्लेक्ट नहीं होता तो फिर क्या करते हम, तब फिर हम इसको गलत मानते और बस इसी एक्सप्रेशन से सोल्व करते। क्वाड्रेटिक बनेगी उस केस में। ऐसा हम सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक से बचने के लिए। ठीक, अब ये यहां पे अपन ने नेग्लेक्ट करके इसको ये कर लिया और इससे पीएच कितनी निकाल ली। अब आप इसको वहां से कंपेयर करो, वहां HCl को हमने नेग्लेक्ट किसको माना था, एसिडिक एसिड से मिलने वाले H प्लस आयनों को, जबकि यहां किसको मान रहे हैं, HCl से मिलने वाले H प्लस। फर्क पड़ गया ना, प्रॉब्लम में शिफ्ट हो गया, ठीक ना। अगर बच्चा उस कंसिडर करता उस फैक्ट को कि स्ट्रॉन्ग एसिड ही डोमिनेटिंग है, तब तो वो आंसर पहला वाला निकालता, है ना। लेकिन चूंकि वो बहुत डाइल्यूट था, इसलिए सिर्फ किसको कंसिडर कर रहे हैं। तो आयनिक मोरेवर डेटा बेस्ड प्रॉब्लम होती है। आयनिक ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल है, आयनिक ऐसे है कि हर बार आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, डेटा को देखते रहना पड़ेगा। अगर आप इस चीज पर कमांड कर लिया आपने, तो फिर आयनिक आपके लिए आसान हो जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आयनिक का।